क्या है? फ्रांस की क्रांति ना। फ्रांस की क्रांति, ये कल आप लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई। इस घटना के साथ इसका प्रारंभ होता है या शुरुआत होती है इस क्रांति की? दुर्ग पर हमले के, दुर्ग पर हमले के साथ। और इस क्रांति का अंत कब होता है? 15 जुलाई 15 जून 1815 एक घटना होती है उस समय। 15 जून 1815 में नेपोलियन के द्वारा, इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये वाटरलू के मैदान में युद्ध हार जाते हैं। इस कारण से फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई। आप जानते हैं हम सब गांव देहात के हैं, भारत गांवों का देश है। भारत गांवों का देश है। यहाँ बहुत ज्यादा लोग जो है किसानी का काम करते हैं और लगभग 43% सिंचित क्षेत्र में खेती होती है। ठीक है, 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, पेड़ पौधे वन, लेकिन लगभग 24% भूभाग पर ही हमारे यहाँ वन है। इसलिए हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये खैर अलग विषय है, वहाँ में नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आग लगेगी तब धुआं निकलेगा। ठीक है, और आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या? कोई ना कोई कारण था, इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई। अब अगर हम फ्रांस की क्रांति का कारण जाने संक्षिप्त में, बहुत सारे सामाजिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, यही 4 कारण में तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति के कारण जानना, बिना किसी कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। ये तो विज्ञान वाले जानते ही होंगे। फ्रांस की क्रांति के कारण, ये हमें जानना है आज। ठीक है, अब अगर हम कारण में आ जाएं तो बहुत सारे कारण हैं। हम बता चुके, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुत कुछ है। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं: सामाजिक कारण, और बताओ भाई, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और राजनैतिक कारण। इतना समझ में आ गया? लेकिन बस इसी को विस्तार से लिख देना है। पहला कारण क्या होता है? राजा निरंकुश होता है। राजा कौन? लुई 16वां। या अगर हम ये कहें कि जितने भी राजा हुए इससे पहले वो निरंकुश होते हैं। इसके अलावा क्या है? अब राजा साहब की जो रानी है, ये रानी महोदया, ये क्या होती है? रानी भी फिजूल खर्च वाली महिला होती है। फिजूल खर्च वाली महिला होती है।
ठीक है। इसके अलावा जब कर बढ़ाना चाहिए तब कर नहीं बढ़ाया जाता, और जब फ्रांस की जनता भूखों मरती है तब क्या होता है, कर बढ़ा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। यह हम आपकी भाषा में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में। जो समाज है वो 3 भागों में बटा होता है। उन 3 भागों में जो पहला है वो है पादरी वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और कुलीन व ये जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग होते हैं, ये 2 के 2 लोग कर को नहीं देते हैं, ठीक है। और ये जो अन्य वर्ग के लोग हैं, आम जनमानस के लोग हैं, ये आम जनता है, ये क्या करती है, ये धार्मिक और अधार्मिक 2 के दोनों करों को देती है। तो धार्मिक कर जो होता है उसको हम कायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक अधार्मिक कर होता है उसको हम कायद बोलते हैं। ये 2 के दोनों कर ये लोग देते हैं, और ये 2 के दोनों वर्ग के लोग क्या करते हैं, केवल और केवल भोग विलास वाला जीवन जीते हैं। भोग विलास मतलब समझ रहे हैं, हाँ? शराब शबाब कबाब, शराब शबाब और कबाब, ठीक है। तो ये कारण हो गए। अब होता क्या है कि जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही चौपट होती है। अर्थव्यवस्था का खराब होना, ठीक है। फ्रांस में पहले से युद्ध होता है, लुई 16वें के शासन काल के पहले से ही युद्ध होता है, ठीक है। और उस युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो फ्रांस पहले से ही कर्ज में डूबा रहता है। अब उस कर्ज को उबारने के लिए होता क्या है कि टूर्जो, नेकर और मिराब्यो, ये हम नाम लिख रहे हैं अर्थव्यवस्था वाले में। एक व्यक्ति है टूर्जो, दूसरे व्यक्ति हैं नेकर, और तीसरे व्यक्ति हैं मिराब्यो। हो सकता है कि कहीं कहीं स्पेलिंग या वर्तनी अलग लिखी हो या कुछ दूसरी लिखी हो, बाद में इनका आगे उल्लेख आएगा टेनिस कोर्ट की शपथ में मिराब्यो का। तो ये 3 के तीनों लोग सलाह देते हैं, क्या करते हैं, सलाह देते हैं किसको, फ्रांस में जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, राज परिवार से संबंधित होते हैं या राज दरबार से संबंधित होते हैं, उनको सलाह देते हैं। लेकिन जो रानी महोदया होती हैं, ये रानी महोदया इनकी सलाह को नकार देती हैं और इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई। तो अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट है और चौपट हो गई। अब रानी के बारे में ये जान लीजिए कि जब फ्रांस की जनता भूखों मर रही होती है, सड़कों पे होती है, और जब वो पानी की मांग करती है, ठीक है, पानी की मांग करती है, तो रानी जी क्या बोलती हैं, पानी नहीं है तो जूस पी लो, क्या पी लो, जूस पी लो, इसके अलावा दूध पी लो। अब कल्पना कीजिए, सोचिए कि जिस राज्य के रानी को यह नहीं मालूम है कि जूस सस्ता है या दूध सस्ता है या पानी सस्ता है, क्या वो महारानी बनने लायक है? नहीं है, नहीं है। तो ये जानकारी ये देती है कौन, रानी महोदया, किसको, आम जनमानस को, जब जनता सड़कों पे। इसके बाद जनता कहती है हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है,
कौन सी रोटी? पाव रोटी। पाव रोटी। या हम रोटी ही कहते हैं तो ये बोलती है नहीं है तो ब्रेड खा लो। नहीं सर, केक खा लो। हाँ? केक खा लो। चलिए भाई हम केक ही खिला देते हैं। आपने बता दिया तो हम केक ही लिए। जी सर। कहने का मतलब रोटी, देखिए रोटी, कपड़ा, मकान मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समझते कि नहीं समझते? जैसे हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हवा और पानी, इन दो के दोनों चीजों पर किसी भी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन आजकल मामला उल्टा है कि आप जैसे ही घर से बाहर जाएंगे, कहाँ, घर से या गांव से बाहर जाएंगे, आपको तुरंत पानी की आवश्यकता होगी। और इस पानी के लिए आप क्या करेंगे? एक बोतल खरीदेंगे। और वह बोतल कब पैक हुई है पता नहीं है। हाँ, लेबल लगा होगा उस पर, ठीक है, कि ये इतने दिनों तक चलेगी और इसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। इसके बारे में जान लीजिए। जो एक्सपायरी डेट होती है वह पानी की नहीं होती, बोतल की होती है। इसलिए ज्यादा प्लास्टिक का यूज आप ना करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो पानी पर नियंत्रण हो गया। किसका नियंत्रण हो गया? व्यक्ति विशेष का। अब रहा सवाल हवा। अब हवा में एक गैस है ऑक्सीजन, O2, जिसे प्राणवायु कहते हैं। इस पर भी तो नियंत्रण है। अगर व्यक्ति बीमार हो जाए और उसको वेंटिलेटर पहुंचा दिया जाए, क्या होगा? कृत्रिम ऑक्सीजन उसको दिया जाएगा, तो सब तो नियंत्रित हो गया ना। तो ऐसे ही क्या था कि फ्रांस की जनता को एकदम पूरी तरीके से राज दरबार या राजा ने क्या किया? नियंत्रित कर लिया, एकदम कंट्रोल में, तानाशाही की बदौलत या निरंकुशता की बदौलत। निरंकुश मतलब क्या? जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, मनमानी करे, ठीक है। खैर ये चल रहा है। उदाहरण के लिए बहुत पहले जियो कंपनी में 49 रुपए का रिचार्ज आता था, अब कितना महंगा हो गया, ठीक है। तो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे 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 क्या होगा? अब धीरे धीरे जितनी भी कंपनियां होगी तो रिचार्ज बढ़ा रही है। उसको क्या कहा जाएगा? कि कंपनियां अपने आप बढ़ा रही हैं या कोई और इनके पीछे है जो ये कह रहा है कि आप सामूहिक रूप से आप सब लोग अपना अपना बढ़ा दीजिए। तो आम जनमानस के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है, ठीक। पहला निरंकुश राजा का निरंकुश होना, फिर रानी जी का फिजूल खर्च वाली महिला होना, कर बढ़ा दिया जाता है। पादरी कुलीन व अन्य वर्ग में केवल और केवल 2 लोग कर अदा करते हैं, तीसरा वर्ग कर अदा नहीं करता। अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस में क्या होता है? बहुत पहले से फ्रांस युद्ध का शिकार होता है, युद्ध का शिकार होता है। तो यही आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पहले से ही युद्ध में संलिप्त होना, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो गए। और आक्रमण शासन तंत्र होता ये है कि फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां, उसका एक मंत्री होता है। तो जब वो मंत्री आता है इस्तीफा देने के लिए, तो उस मंत्री को कहता है आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन एक राजा इस्तीफा नहीं दे सकता। और जो राज परिवार का खर्चा होता है, ठीक है, यहीं पे बढ़ा दें। यस सर। राज परिवार का खर्चा, राज परिवार का खर्चा, ये जो होता है ये सीधे सीधे राजकोष से होता है। किससे होता है? राजकोष से, जिसका कहीं कोई लेखा जोखा ही नहीं है। लेखा जोखा नहीं, लेखा जोखा एक दो शब्द नहीं है, कॉमर्स या वाणिज्य, कहीं भी नहीं लिखा जाता, चाहे जितना खर्च हो। जब राजकोष खाली हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? विकास कर पाएंगे? नहीं विकास कर पाएंगे। अब आक्रमण शासन तंत्र का मतलब ये हुआ कि लुई 14वें के समय में होता यह है कि वह बहुत ही मजबूती के साथ फ्रांस पे शासन करता है, अच्छा होता है। उसका कारण ये है कोल, बैर और रिसलू जैसे मंत्री होते हैं। कोल, बैर, हो सकता है हमसे कुछ इसमें
स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, प्लस रिसोल्यूट। जैसे भी ये दो व्यक्ति, ये दो मंत्री हैं, ठीक, किसके मंत्री हैं? लुई 14वें के मंत्री हैं। लेकिन लुई 16वें के समय में ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं। देखिए, किसी भी देश का या राष्ट्र का शासन उस देश के राष्ट्र के अध्यक्ष के द्वारा नहीं चलता। उनके साथ साथ उनकी सहायता के लिए क्या होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में क्या है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वाला देश हमारा, ठीक है। क्या है, विविधता में एकता लिए हुए हैं। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75 जनपद वाला हमारा यूपी बहुत ही बड़ा है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 सांसद यहाँ से जाते हैं, कहाँ, यूपी से, ठीक है। अच्छा, 75 जनपद में क्या होगा कि 75 जनपद में 75 IAS अधिकारी होंगे। आप इनको DM बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सुरक्षा के लिए SP या बड़े जिलों में SSP होंगे, ठीक है। तो ये सब अधिकारी होते हैं। इसके अलावा विकास कार्य के लिए CDO होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में CMO होते हैं, ये सब के सब ये यहाँ इनके अधीन काम करते हैं। तो ऐसे लोग अगर हो और ये लोग अगर भ्रष्ट हो जाएं तब क्या होगा, शासन चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। इस तरीके से वहाँ की जो नौकरशाही होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ की नौकरशाही? नौकरशाही का मतलब ब्यूरोक्रेसी। ये सभी लोग ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स। और इनके द्वारा जो शासन की व्यवस्था है उसी को हम नौकरशाही बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, ठीक। और अगर ये लोग भ्रष्ट हो जाएं तो क्या देश का विकास होगा? अरे देश छोड़ दीजिए, राज्य भी छोड़ दीजिए, जिला भी छोड़ दीजिए, ब्लॉक भी छोड़ दीजिए, आपके गांव का विकास नहीं हो पाएगा। ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो देश का मामला है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। राजा का ऋणांकुश होना या रानी जी का फिजूल खर्च होना, कर बढ़ा दिया जाता है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग कर अदा नहीं करते हैं, जबरदस्ती वसूला जाता है, ठीक है, भोग विलासता पूर्ण जीवन जिया जाता है। महारानी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्रांति के हो जाने में, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आग में घी डालने का काम महारानी भी करती है तो गलत नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? तो कुल मिला के फ्रांस की जनता त्रस्त हो जाती है। किससे? लुई 16वें की शासन व्यवस्था से। सुधार देने के लिए या सुधारने के लिए तूर्जो और नेकर, नेकर एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहनने वाला, वो इनर गारमेंट्स है, उस पर मत जाइएगा, ठीक। नेकर क्या है? एक व्यक्ति है। ये लोग व्यक्ति हैं, ये तीन के तीनों व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में सुशिक्षित लोग ना होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग होते हैं और पता चलता है विद्वान भी होते हैं वो, लेकिन उनकी कद्र नहीं होती है समाज के द्वारा। बहुत सारे छात्र भी होते हैं, जैसे जैन जी आंदोलन नेपाल में हुआ, CJP प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हुआ भारत में। क्यों हुआ? केवल पेपर लीक के लिए हुआ। अब उसके धीरे धीरे नए नए उद्देश्य होंगे, धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाएगा, किसी और घटना को लेकर के प्रोटेस्ट होगा। झारखंड में GPSC बोलते, उसको क्या बोलते, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां का पेपर आउट हो गया। बिहार में पेपर आउट हो जाता है, तो हर एक जगह आउट हो जाता है। पता चलता है कि एकदम क्रिकेट वाला माहौल हो गया है। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, हाफ स्टंप, लेग स्टंप, मिडिल स्टंप सब गायब। क्यों? तीनों मिडिल पे लगी और मिडिल के साथ तीन के तीनों गिर गए, दो और गिर गए, या रन आउट हो गया या कैच आउट हो गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या करती हैं? कहीं ना कहीं विकास में बाधक हैं। अब समझ में आ गया कि फ्रांस की क्रांति का कारण आप लोग लिख सकते हैं या कुछ और कठिन हेडिंग हम आपको बता दें? बोलिए।
बता दीजिए। पहला हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र हो जाएगा, दूसरा अयोग राजा हो सकता है, तीसरा रानी जी हो सकती है, मेरी एंटोनियट हो सकती है, चौथा राजकीय अर्थव्यवस्था लिखा है लेकिन खराब राजकीय अर्थव्यवस्था कीजिए उसको। क्यों? क्योंकि राजकीय अर्थव्यवस्था में होता क्या है, राज परिवार का खर्चा राजकोष से चलता है जिसका लेखा जोखा ही कहीं नहीं है, है? तो जब पूरा राजकोष आप खाली कर देंगे तो जनता के विकास के लिए काम क्या करेंगे? आप कुछ कर पाएंगे जनता के विकास के लिए? काम नहीं कर पाएंगे। अब जिस देश की महारानी पानी, जूस, दूध और पाव रोटी, ब्रेड, केक या रोटी में अंतर न जानती हो तो उस देश का क्या हाल होगा? इसके अलावा लुई सोलामा जैसा राजा भोग विलासी तो नहीं होता या भोग विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीता, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि अयोग्य होता है, फैसला नहीं ले पाता कि उसको कब फैसले लेने चाहिए। ठीक है, जबकि उसकी तुलना में जो लुई 14वां होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। लुई 14वां, 15वां भी तो 15वें समय में और ज्यादा दिक्कतें आ जाती। वो कहता है कि हमारे बाद प्रलय, मतलब जैसे ही उसका शासन खत्म होगा फ्रांस में प्रलय आ जाएगी, और बात वही होती है कि यहाँ प्रलय आ जाएगी। प्रशासनिक, आगे हमने कौन सा शब्द बोला था बता दीजिए? अर्थव्यवस्था। अराजकता। इसका मतलब ध्यान अलग है। अराजकता वास्तव में एक ऐसा शब्द है जहाँ बहुत ही खराब माहौल है। ठीक है, तो प्रशासनिक अराजकता इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन में बैठे हुए लोग ठीक अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बस पूरा हो जाता है भ्रष्ट नौकरशाही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। ये सबसे बड़ा कारण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, इसका मतलब यह हुआ कि फ्रांस में, अगर हम इसको यहाँ थोड़ा सा देखें, जितने भी व्यक्ति होते हैं वास्तव में वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या? आजाद होना। ठीक है, तो जब व्यक्ति आजाद है ही नहीं, स्वतंत्र है ही नहीं, तो फिर काम क्या करेगा? जब गुलाम बना हुआ है तो जबरदस्ती आप उससे ऐसे ही बस कोलू के बैल की तरीके से काम करवाते रहो तो ठीक ढंग से करेगा? ठीक है, कोई भी काम जो होता है वह दो तरीके से होता है। पहला, अगर आप खुशी से काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप पूर्ण मनोयोग से कोई काम कर रहे हैं और वह काम क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप अपने मन से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुशी से पढ़ रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर आप काम खुशी के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप काम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमको अच्छा माहौल मिल जाएगा, इसलिए हम काम कर रहे हैं, तो इस काम का परिणाम इसकी तुलना में बहुत ही खराब होगा और हो सकता है कि रिजल्ट एकदम बेकार निकले। ठीक, तो ये जो खुशी है, ये खुशी कोई लड़की नहीं है। लड़की मत समझ लेना। अब समझ में आ गया? चलिए।